हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं चैप्टर। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप इससे पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, जिसमें आपने जूल्स लॉ के बारे में पढ़ा था और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस भी आपने देखे थे, कुछ फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर वगैरह, ये सब उसके यूजेस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के ही एक दूसरे एस्पेक्ट के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो चलिए आगे बात करते हैं हम मैग्नेट की, क्योंकि जब तक आपको मैग्नेट के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे समझेंगे। मैग्नेट होता क्या है, देखिए कोई एक सब्सटेंस, आप मैग्नेट के बारे में जानते ही हैं, कोई एक सब्सटेंस जिसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि वो आयरन या आयरन जैसी चीजें जैसे कि स्टील, निकल, कोबाल्ट, इन चीजों को अट्रैक्ट कर सके, उसे हम मैग्नेट बोलते हैं। और मैग्नेट की डिस्कवरी की भी एक स्ट्रेंज सी कहानी है जो आपने बचपन में सुनी होगी, ठीक है। खैर उस हम वीडियो को शॉर्ट रखते हैं तो फालतू इधर उधर नहीं दौड़ते हैं। तो अभी मैग्नेट के बारे में जो आप बेसिक सी चीजें जानते हैं कि ये आयरन को या आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। देखिए मैग्नेट जो है बेसिकली कई तरह की शेप्स में आती है, जिसमें से आपने जो मोस्ट प्रोमिनेंट शेप्स देखी होंगी वो एक बार मैग्नेट देखी होगी, ठीक है, जिसमें कि एक सिंपल रॉड टाइप की मैग्नेट होती है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बार जैसी मैग्नेट होती है, उसे बोल देते हैं हम बार मैग्नेट। फिर एक मैग्नेट आपने शू की तरह देखी हुई, हॉर्स शू की तरह, यू शेप में, यू शेप मैग्नेट भी बोल देते हैं उसे, और हॉर्स शू शेप में ही मैग्नेट बोल देते हैं, ठीक है। तो यू शेप की मैग्नेट देखी होगी आपने। इसके अलावा एक आपने सर्कुलर मैग्नेट देखी होगी जो कि स्पीकर वगैरह के एंड्स में लगे हुए होते हैं ना, सर्कुलर मैग्नेट्स। ये बेसिकली मोस्ट प्रोमिनेंट शेप्स हैं एक मैग्नेट के लिए। अब ये जो मैग्नेट होती है इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए मैग्नेट और मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेट की जो पावर है खींचने की, अट्रैक्ट करने की, ये जो प्रॉपर्टी जिस चीज में है उसे मैग्नेट बोल रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं, ठीक है ना। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है उसे हम मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है जिसे मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि एक फील्ड है, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जिस एरिया तक आप मैग्नेट का इंपैक्ट देखते हैं, उसकी पावर महसूस कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब जितना आप मैग्नेट के पास आते जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। पर यह तो एक नेचुरल सी चीज है, मतलब आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड दिखाई तो देती नहीं है, पर जब हमें ये चीज ऑन पेपर बनानी होती है या हमें समझनी होती है तो हम एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू इस चीज को समझते हैं, जिसे बोल देते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इन्हें बोल देते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमने इमेजिन की हुई है, रियल में ऐसी कोई सॉलिड लाइंस होती नहीं है, हमने इमेजिन की हुई है। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई बार मैग्नेट है तो आप देखेंगे कि एक बार मैग्नेट के ओर पास ये आपने सर्कुलर लाइंस देख रहे हैं, ठीक है, इसके ओर पास सर्कुलर लाइंस होती है। ये जो सर्कुलर लाइंस हैं, इन सर्कुलर लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिनोट कर देते हैं। अभी इनका क्या काम है ये आगे बताएंगे थोड़ी देर में। अब जो हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं, देखिए मैग्नेट में ना बेसिकली दो पोल्स होते हैं, हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ये आपको सबको पता है। मैग्नेट की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिपल्सिव प्रॉपर्टी, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके पास दो मैग्नेट हैं, इस मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल और इस मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल आप पास पास में लाएंगे तो ये रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे दूर, ठीक है। ऐसे ही अगर साउथ को पास लेके आओगे तो ये एक दूसरे को धकेलेंगे, दूर भेजेंगे, ठीक है। ये रिपल्सिव प्रॉपर्टी है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है, उसे बोलते हैं हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब है इसका, कि अगर आप किसी एक मैग्नेट से के हिसाब से दूसरी मैग्नेट को लाते हो,
ठीक है, या एक मैग्नेट को आप सिंपली फ्रीली एक धागे से बांधकर यूं लटका देते हो, तो वो जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, वो अपने आप को अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए फिलहाल आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, ओके, मैंने इसे फ्रीली ऐसे लटका रखा है, तो अभी ये धागे से ऐसे घूम रही होगी, पर धीरे 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 ये इसका अगर नॉर्थ पोल है, और इन रियल लाइफ इस साइड हमारा नॉर्थ पोल है और इस साइड हमारा साउथ पोल है, तो ये क्या होगा, धीरे 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 इसका ये जो नॉर्थ पोल है ये धीरे धीरे अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा, और इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ डायरेक्टिव हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट की ये तीन प्रॉपर्टी याद रहेंगी, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव। ठीक है, चलिए अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिनकी अभी हमने बात की थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप इनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानो तो ये बार मैग्नेट से नॉर्थ से निकलती हैं। ठीक है, बार मैग्नेट से ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ से निकलती हैं एंड साउथ में जाती हैं। फिर ये तो आउटसाइड है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट से बाहर की तरफ अगर देखोगे तो वो नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है, लेकिन जब वो अंदर जाएगी तो वो उसमें डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, ऑब्वियसली, है ना। जैसे अगर ये नॉर्थ साइड है इसकी, ये साउथ साइड है, अब नॉर्थ से निकलकर साउथ में गई। ठीक है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में गई बाहर, लेकिन जब अंदर जाएगी तो अंदर तो साउथ से नॉर्थ जा रही है ना, फिर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से मूव ऑन करती है। पर कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये अंदर जो होती हैं ये इक्वल डिस्टेंस पर पैरेलल अरेंज होती हैं, ना अंदर ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, ना ही बाहर कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती। तीसरी जो चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी बार मैग्नेट से दूर होती जाएंगी उतनी ही इन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। आप देखो, जितना मैग्नेट के पास है वो उतनी ही क्लोजर है, और मैग्नेट से जितनी दूर जाती जा रही हैं उतनी ही ये उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस आता जा रहा है। इसीलिए अब ये नंबर ऑफ लाइंस जो यहां पर रिप्रेजेंट हो रही हैं, इन्हीं नंबर ऑफ लाइंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जहां पर जितनी ज्यादा लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पर उतनी ही ज्यादा डिनोट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, और जितना कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड माना जाएगा वहां पर। समझ में आया? तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी इंपॉर्टेंस, और ये एक मैग्नेट के बारे में नॉर्मल सी बातें कंप्लीट हो गई। आई होप आपको इतनी सी बातें समझ में आ गई हो। तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, जब मैग्नेट के बारे में चीजें समझ में आ गई, तो अब आते हैं बैक टू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस टर्म का मतलब क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? देखिए, कोई भी वायर, ठीक है, कोई भी वायर है और उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। किसी भी वायर से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से उस वायर के ओर पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसके ओर पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और इस वजह से वो एक बहुत छोटे से मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी H.C. ऑस्टेड ने। उन्होंने गलती से एक कंपास एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊर पास रख दिया, उसकी निडल हिलने लगी। फिर जैसे उन्होंने स्विच ऑफ किया बटन तो करंट बंद हो गया, तो उसकी वजह से वो जो निडल है वो स्टॉप हो गई, एक ही जगह पे रुक गई। एक्सीडेंटली इस तरीके से H.C. ऑस्टेड ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी की, मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी की। इसी को हम मैग्नेटिज्म ड्यू टू मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी सी बात क्लियर हुई। चलिए, तो अब आते हैं बैक टू मेन चैप्टर। यहां से हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं जो आपके एग्जाम्स में ज्यादातर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है, अगर आपके पास कोई स्ट्रेट
कंडक्टर हो और उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या इंपैक्ट होगा। तो देखिए मेरे पास एक ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए इसमें से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे अगर इसमें पता करना है कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, तो मैं लगाऊंगा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। और राइट हैंड थंब रूल ये होता है, आपको अपने हाथ को इस तरीके से, राइट हैंड को इस तरीके से अरेंज करना है जिसमें जो थंब है वो आपके डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा। जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में हमें होल्ड कर लेना है अपने जो भी कंडक्टर है उसे। जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो मैं राइट हैंड से इस तरीके से होल्ड करूंगा, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरा थंब भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे है, मेरी उंगलियां ऐसे कर्ल्ड है, ठीक है, ऐसे कर्ल्ड है ना, मेरी उंगलियां ऐसे कर्ल्ड है। तो जब मेरी उंगलियां ऐसे कर्ल्ड हैं तो अब आपको देखना है कि मेरी फिंगर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आ रही हैं, मेरी फिंगर्स ऊपर की तरफ आ रही हैं, राइट। आप अपने आप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें इस डायरेक्शन में है। अगर मान लो ऐसे होता तो मैं इसे ऐसे पकड़ता, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे पकड़ता। अब मेरी फिंगर्स इसमें नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, अब मेरी इसमें फिंगर्स नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे जा रहा है इसमें, समझ में आया। तो ये जो आपकी उंगलियां हैं ये आपको बता देती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में अरेंज हो रही है, राइट। अब ये तो हो गया कि जब आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, पर अगर आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर ना हो, कोई एक सर्कुलर रिंग हो, ठीक है, आपके पास एक सर्कुलर रिंग हो, तब आपको पता करना हो कि किस डायरेक्शन में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो निकल रही हैं। तो आप कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, मान लीजिए ये मैंने सर्कुलर एक रिंग बना दी, ठीक है, ये मैंने एक सर्कुलर रिंग बना दी। अभी मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव से, नीचे वाले को नेगेटिव से जोड़ दिया। अच्छा, आपको पता है ना कि अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ें तो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव से, नीचे वाले को नेगेटिव से जोड़ दिया। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। करंट कहां फ्लो करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करते हैं। और इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि करंट जो होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो करंट जो है इस तरीके से मूव ऑन करेगा। अब मुझे पता करना है कि इसमें किस तरीके से करंट निकल रहा है, ठीक है, इसमें किस तरीके से करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। मैं क्या करूंगा, वही राइट हैंड थंब रूल ही लगाना है आपको। करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, तो मैं ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ लूंगा, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ लूंगा, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा थंब इस डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। जब मैंने ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ा तो मेरी फिंगर्स ऐसे आ रही हैं, ठीक है, मेरी फिंगर्स ऐसे आ रही हैं, ठीक है, मेरी फिंगर्स ऐसे आ रही है। अभी समझ में आया। तो जो इसमें करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऊपर वाले में, वो ऐसे आ रही है, ठीक है, यहां से यूं निकल के इधर आ रही है, यहां से यूं निकल के इधर आ रही है, ठीक है, इसका ध्यान रखना अभी। फिर करंट ऐसे आया तो अब नीचे की ओर डायरेक्शन ये हो गई, तो अब मैं नीचे पकड़ूंगा ऐसे, नीचे पकड़ूंगा ऐसे, तो अब इसमें डायरेक्शन क्या हो गई, इसमें ऐसे हो गई, मेरी फिंगर्स इस तरीके से, ठीक है, मेरी फिंगर्स इसमें ऐसे है, ठीक है। ये आप इस तरीके से देखिए, मेरी फिंगर्स इस तरीके से कर्ल्ड है, राइट, ऐसे घूम रही है। अब इस ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, जा रही है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये क्लोज लूप जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये पूरा एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, राइट।
और आपको मैग्नेट का पता है कि अगर हम एक बार मैग्नेट पे देखें तो बाहर की ओर जो मूवमेंट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की नॉर्थ टू साउथ होती है, राइट, नॉर्थ टू साउथ होती है। अब इसके अंदर देखो, मैंने इसे ऐसे पकड़ा हुआ है, तो इसे अगर तुम बार मैग्नेट का एक छोटा सा हिस्सा मान लो तो इसमें से देखो कैसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, राइट, इसमें से ऐसे निकल रही है। मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ऐसे है ना, तो यहां से निकल रही है और यहां जा रही है। दैट मीन्स ये वाला जो साइड है इसका वो नॉर्थ साइड हो गया और ये वाला साइड साउथ साइड हो गया। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि जब मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया और ऐसे पकड़ा है इसे, तो फिर मेरी फिंगर्स जो है वो ऐसे कर्ल हो रही हैं, तो इसमें डायरेक्शन ये है, ठीक है। और एक बार मैग्नेट में आपको पता है कि बाहर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं, और यहां पर भी ये इस डायरेक्शन में यहां से निकल रहा है, तो नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है, जहां से निकल रहा है वो नॉर्थ है, जहां जा रहा है अंदर साउथ है, राइट। तो इसमें इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। तो इस सर्कुलर लूप के लिए ये साइड साउथ है और ये साइड नॉर्थ है, ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस तरीके से ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर लेती है जो आपकी सर्कुलर लूप होती है, और इसमें आप राइट हैंड थंब रूल लगा के पता कर लेते हो कि किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है, ठीक है। ये तो हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक सर्कुलर लूप है तो इस तरीके से जनरेट कर रहा है। पर अगर यही इसी तरह की जो आपकी लूप्स हैं इनका अमाउंट बढ़ा दिया जाए, इन लूप्स का अमाउंट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, मान लो जितनी बड़ी अभी लूप बनाई थी उतनी ही बड़ी लूप बना ली मैंने, लेकिन अब मैंने बहुत सारी लूप बना लिया ऐसे, ठीक है। देखिए अभी ये तो वायर उतना ही है ना, मान लो ये वायर ज्यादा होता और इसका साइज वही होता जो मैंने अभी बना के दिखाया था, ठीक है। तो ऐसे मैंने 3-4 बना ली, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो 4 गुना ज्यादा बनेगी, कि अब इसमें 3 बनेगी, ठीक है, 3 गुना ज्यादा बनेगी। अभी देख लेते हैं ये, ठीक है, इसमें 3 लूप्स बन गए, ठीक है, और पहले के मुकाबले इसमें एक लूप के मुकाबले अब इसमें 3 गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगे क्योंकि 3 लूप्स हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? 2 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहला तो है करंट, आप जितना ज्यादा करंट दोगे उतनी ही बेटर और उतनी अच्छी और उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। दूसरी जो चीज है वो है सर्कुलर लूप्स, जितने ज्यादा आप लूप्स एडअप करते जाओगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 2 चीजों पर डिपेंड कर रही है, करंट पर और लूप्स पर, कॉइलिंग पर। आप जितनी ज्यादा कॉइलिंग कर दोगे उतनी ज्यादा लूप्स बनेंगे, समझ में आया? उसी पर स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है, ओके। तो यहां पर एक चीज का हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एडिटिव इन नेचर होती है। मतलब अगर यहां एक ही लूप होता और मान लो उस एक लूप से मैग्नेटिज्म निकल रही है 10 पावर की, ठीक है, 10 बोर मैग्नेटॉन की निकल रही है, ठीक है, तो 3 से कितनी निकलेगी? 30। सिंपल एडिटिव इन नेचर होती है, ठीक है, समझ में आया? ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर कॉइलिंग कह लो, ड्यू टू कॉइलिंग, या सर्कुलर वायर्स कह लो, कंडक्टर कह लो। चलिए, इसके अलावा एक चीज और आ जाती है, वो है सोलेनॉइड। क्या है? सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड होता है जब आप किसी एक सॉलिड सॉफ्ट आयरन का कोर लें, मान लो ये एक लोहे का, कोई भी सॉफ्ट लोहे का बनी हुई कोई भी चीज है, ठीक है, और मैं इसके अराउंड चारों तरफ इस तरीके से कॉइलिंग कर दूं, ठीक है, मैं इस तरीके से कॉइलिंग कर दूं, तो ये जो कॉइल करने के बाद पास पास में ऐसे करने पर ये जो बन गया, ठीक है, अब ये जो बना है इसे हम बोलेंगे सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड। देखो इसमें से मैंने ये निकाल दिया, लोहा निकाल दिया, तो अब ये क्या है? नॉर्मल कॉइलिंग है जो अभी हमने इससे पहले पढ़ी थी। लेकिन अगर मैं इसे इस सॉफ्ट आयरन कोर के साथ रखूं तो अब ये क्या कहलाएगा? सोलेनॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सोलेनॉइड कहलाएगा, ठीक है।
अब इस सोलेनॉइड को अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ दूं, इन दोनों तारों को इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ दूं, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, फ्लो होगी। ठीक है, देखो सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। ठीक, और जितनी ज्यादा कॉइलिंग कर दोगे उतनी ज्यादा इसकी पावर बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो हम इसे कह देते हैं एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये जो सॉफ्ट आयरन आपने लगाया ये एक मैग्नेट की तरह कन्वर्ट हो जाता है और अपना मैग्नेट की तरह काम करता है, राइट? क्योंकि इसके अंदर से पैरेलल लाइनें निकल रही हैं, इसीलिए ये जो सोलेनॉइड है आपका बार मैग्नेट की तरह एक्ट ऑन करता है। समझ में आया? अब बार मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने बनाई इस तरीके से, इसकी अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपके पास क्या क्या उपाय हैं? तो आपके पास इसके मेन दो चीजें हैं कि या तो आप इसकी कॉइलिंग बढ़ाते जाओ, जितनी ज्यादा कॉइलिंग बढ़ाते जाओगे उतनी पावर बढ़ती जाएगी, या फिर आप क्या करो कि करंट बढ़ा दो। आप करंट बढ़ा दोगे उससे भी मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए। और मैग्नेटिज्म के ऊपर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उस पर दूरी का तो इंपैक्ट होता ही। आप जितना मैग्नेट से दूर जाते जाओगे उतना ही कम आपको मैग्नेटिज्म फील होगा, जितना पास आते जाओगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक पावर फील होगी। समझ में आया? अब देखिए एक चीज अब आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और नॉर्मल मैग्नेट में डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट है, आप जब तक उसे करंट दे रहे हो तब तक वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेट होती है। ठीक है, वो जब तक चाहे तब तक मैग्नेट की तरह वर्क कर सकती है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत पावरफुल होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है, और आप जितनी ज्यादा पावर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल मैग्नेट होती है वो वीक पावर की होती है, बहुत ज्यादा पावर उसमें नहीं होती। और दूसरी चीज, उसकी पावर फिक्स्ड होती है, मैग्नेटिक पावर, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स्ड होती है, वो भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसे आप चेंज कर सकते हो कॉइलिंग बढ़ाकर या करंट बढ़ाकर। ठीक है, इसके अलावा कई बार जो मैग्नेटिक पावर है, क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट की, वो डीमैग्नेटाइज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, पूरी तरीके से खराब हो जाती है। पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कभी पूरी तरीके से खराब नहीं होता, आप उसे करंट दीजिए वो फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी। ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज आपने बहुत जगह देखा होगा। जैसे अगर हम यूज की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज जो है आपने देखा होगा मोटर्स के अंदर, जनरेटर्स के अंदर, या और अगर हम बात करें मैग्नेटिक सेपरेशन में यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कहीं डैम्प वगैरह होता है, जहां पर कचरा वगैरह रखा होता है, वहां से जो लोहे का या यूजफुल जो लोहे की जैसी कोबाल्ट निकल की जो भी चीजें होंगी उन्हें एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है मेडिकल साइंस में। ठीक है, अब मेडिकल साइंस में क्या यूज है पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए आपकी बॉडी में या मेडिसिन में इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत हेल्पफुल है। अब आपकी बॉडी से कैसे लेना देना है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में चार्जेस होते हैं, जैसे कैल्शियम चार्ज हो गया, आयंस होते हैं ना, और आयंस क्या है? चार्जेस हैं। ठीक है, तो आपकी ब्लड में, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, चार्जेस होते हैं। अब वो ब्लड के साथ फ्लो कर रहे होते हैं। अब चार्ज का फ्लो क्या होता है? करंट होता है ना। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट होता है। तो जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट बन रहा है। हालांकि आपकी बॉडी में जो ब्लड के साथ करंट फ्लो बन रहा है वो बहुत ही कम है ना, माइन्यूट सा है, बहुत कम है। इसके अलावा दूसरी जो चीज है वो है आपके ब्रेन। आपने न्यूरॉन वाले चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर पढ़ा है कि न्यूरॉन्स सिग्नल्स ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। अब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है चार्जेस की वजह से ही है ना। वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा है वहां पर भी बहुत अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो आपके बॉडी ऑर्गन में देखा जाए
इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत अमाउंट में, जो मेनली अगर बात करें तो ब्रेन में और हार्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ, बाकी बॉडी के मुकाबले बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन रहे होते हैं, ठीक है, करंट जनरेट हो रहा होता है। उसी करंट की हेल्प की वजह से हम एमआरआई कर पाते हैं। एमआरआई मशीन्स होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स होती हैं। ये क्या करती हैं, इन्हीं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और करंट के जो आपकी बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है, जो माइन्यूट सा करंट, उन्हीं को डिटेक्ट करके आपके इंटरनल ऑर्गेन्स की इमेजिंग बनाते हैं, और फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में हमें पता लगता है, ठीक है। आपने इस तरह की मशीन्स देखी होंगी मूवीज वगैरह में, है ना, वो होती है, राइट। ये एक टिपिकल सा सीन आपको याद होगा, ये एमआरआई की वजह से था, राइट। चलिए, तो आपको एमआरआई समझ में आ गया, मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट यूजेस है। अब बात करते हैं हम, देखिए दो टॉपिक आते हैं अभी जो हमने बात की कि इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। आपके सिलेबस में अब ये दोनों चीजें हैं नहीं, पर क्योंकि ये अभी पहली बार रैशनलाइज हुआ है और अभी हमें नहीं पता कि ये आपका फर्स्ट ईयर है रैशनलाइजेशन के बाद, तो हो सकता है छोटे मोटे सवाल पूछ लिए जाएं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे इसमें, लेकिन ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो अब चीज़ आ जाती है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये टिपिकल सी इलेक्ट्रिक मोटर का ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है? एक इलेक्ट्रिकल मोटर काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल ही है, ठीक है। क्या हो रहा है, देखिए यहां पर ना आप ले आते हैं एक नया रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर कोई भी सर्कुलर एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और वहां आपको बाहर से अगर कोई एक मैग्नेट उसके वो पास ले आए, देखिए एक सर्कुलर फील्ड है, एक कोई भी मान लीजिए, जो अभी आपने सर्कुलर फील्ड लिया था, एक कॉइल ली थी ना, उससे अगर आपने वायर टच किया तो उसके और पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी, ये तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। पर अज्यूम कीजिए हम बाहर से दो मैग्नेट और ले आए, ठीक है, बाहर से दो मैग्नेट और ले आए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल की, और इसके बीच में इसको हमने रख दिया, तो अब इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं वो दो चीजें? दो चीज ये हो सकती हैं कि या तो ये अट्रैक्ट हो या रिपल्सन हो इसका, क्योंकि इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इन दोनों की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये आपस में या तो अट्रैक्ट होंगी या रिपल्स होंगी, राइट। यही जो चीज है, इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, चाहे तो अट्रैक्शन का फोर्स लगे चाहे वो रिपल्शन का फोर्स लगे। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो पता करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। यहां दूसरा रूल आ जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, तो कंडक्टर के मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो है जो आप बाहर से मैग्नेट लेके आए हो, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बाहर से जो मैग्नेट लेके आए उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कंडक्टर है उसके अंदर करंट, तो इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है ये समझिए। यहां आपको एक टिपिकल सा एक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक मोटर का दिखाई दे रहा है। अभी अज्यूम कीजिए, ठीक है, अभी सिर्फ अज्यूम करना है कि करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में करंट ऐसे मूव कर रहा है, राइट। तो मैं इस वाले अगर पार्ट को देखूं, मुझे लेफ्ट हैंड रूल रखना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन इधर कैसे है? ऐसे है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो मैं क्या करूंगा, ये ऐसे है तो मैं इसे इस डायरेक्शन में फिक्स कर लूंगा, ये तो करंट है ना, मैं इस डायरेक्शन में फिक्स कर लूंगा, ऐसे फिक्स कर लिया मैंने,
ठीक है। जब मैंने ऐसे फिक्स कर लिया तो अब मुझे अपने ये जो फील्ड लाइन है उसे इस तरीके से अरेंज करना है कि ये नॉर्थ टू साउथ चला जाए। तो ये ऐसे करने पे आएगा, ठीक है। मैंने इसे ऐसे कर लिया, राइट। अब मेरा ये करंट ऊपर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। तो मेरा जो फोर्स है, थंब का जो फोर्स है वो कैसे इस ओर जा रहा है, अंदर की ओर, दीवार के अंदर की ओर जा रहा है। दैट मीन्स इस वाले जो वायर है इस पर कैसे फोर्स लगेगा, अंदर की ओर फोर्स लगेगा। मतलब ये कैसे मूव करेगा, ये मान लो ऐसे है, ये सर्कुल, ये जो आपका आर्मेचर है ये कुछ इस तरीके से अगर, तो इस वाले साइड पर क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम के आ रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम के आ रहा है, तो इस पर ऐसे फोर्स लगेगा, ये अंदर की साइड जाएगा ऐसे, ठीक है। इसी को अगर आप इस पे देखोगे, करंट ऐसे जा रहा है तो उसमें भी ऐसे ही नजर आएगा, ठीक है। इस वाले में देखोगे तो ये मैंने करंट को ऐसे कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है ही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, ये करंट है नीचे की ओर, तो कहां लग रहा है, ऊपर की ओर। तो इस वाले पे जब आपने देखा तो कैसे लग रहा है, ऊपर की ओर, तो ये ऊपर की ओर जाएगा। तो ये दोनों ऐसे अपने एक साथ ही घूमेंगे ना, कनेक्टेड ही तो है, ऐसे घूमेंगे। तो इस पे नीचे की ओर लग रहा है, इसके ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये इसकी वजह से ऐसे घूमने लग जाएगा, ठीक है। और जब ये घूमता है इसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो फिर लगातार इसमें एक काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी है, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम है ना, उसी के बेस पर आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसी प्रिंसिपल का यूज करती है इलेक्ट्रिक मोटर। तो जब आप वायर लगाते हैं किसी मोटर का, तो यही पूरी सेम प्रोसेस होती है, उससे करंट फ्लो करता है, उसके ऊपर फोर्स लगती है एक्सटर्नल। अब देखिए यहां तो आपको फिजिकल दिखा रखी है मैग्नेट्स, पर असल में मोटर के अंदर जो फिजिबल मोटर्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही लगी होती हैं। अलग से ऐसी कोई आपको मैग्नेट नहीं नजर आएगी कि आपको नजर आए कि बार मैग्नेट हो या सर्कुलर मैग्नेट हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट ही लगी हुई होती है, वो भी वायर्स की ही बनी हुई होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जनरेट होता है और ये अपना रोटेटिंग काम करता है, और रोटेशन से ही वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है और कोई भी मोटर अपना काम कर पाती है। समझ में आया। दूसरी जो चीज आती है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ये मोटर का ही रिवर्स पार्ट है, मोटर का ही उल्टा काम करने वाली चीज है। आप मोटर में क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, उससे उसकी वजह से कोई भी फिजिकल काम करवा रहे हो, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो और उससे कोई काम करवा रहे हो। जनरेटर क्या कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। आप फिजिकल एनर्जी लगाते हो, मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब उल्टा काम करवाना है, ये जनरेटर होता है। अब कैसे काम करता है ये, सिंपल सा काम है। देखिए ये प्रिंसिपल जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ लो क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है कि जब आप क्या कर रहे थे, करंट दे रहे थे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रेजेंस में एक फोर्स लग रही थी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपको, आपको यह करना है कि अगर आपके पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और आप उसमें से किसी एक मैग्नेट को अंदर और बाहर मूव करें, ठीक है। एक मिनट दिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये मान लीजिए ये आज वायर बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलो, तो ये जो है हमारा मान लो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड बन गया, ठीक है। एक मैग्नेट और निकाल लेते हैं, ये हमारी एक मैग्नेट आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर वाले में से, ठीक है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी इसको, राइट, इसे हम जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। एक नॉर्मल वायर है जिससे मतलब ये नॉर्मल वायर है जो कि जिसकी कॉइलिंग हो रखी है।
अब मैं अगर क्या करूं, इसके अंदर से इस तरीके से इस बार मैग्नेट को मूव ऑन करूं, अंदर बाहर मूव ऑन करूं, तो क्या नजर आता है कि अगर आप इसमें गैल्वेनोमीटर लगाओ तो गैल्वेनोमीटर की निडल जो है वो मूव करने लगती है। जब मैं इसे अंदर ले जाऊं, ठीक है, जब मैं इसे अंदर ले जा रहा हूं, मूव कर रहा हूं, तो गैल्वेनोमीटर की निडल जो है, ठीक है, ये अगर गैल्वेनोमीटर की निडल है तो ये एक डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे मैं ले जाके इसे रुक गया, मैं इसे अंदर ले जाया और यहां पर रुक गया, तो ये जो निडल थी यहां पर गैल्वेनोमीटर की वो फिर से 0 पर आ जाएगी क्योंकि मैं रुक गया। फिर जब ये रुकी हुई मैग्नेट है, इसे मैं बाहर लेकर आया, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी निडल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि मैं अब अपोजिट डायरेक्शन में लाया हूं, तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। लाके मैं निकल गया, मैंने इससे बाहर निकाल लिया, जैसे इससे बाहर निकाला ये फिर से 0 पर आ गई। मैं अंदर ले गया, जैसे ही मैं अंदर लेते जा रहा हूं, मतलब जब तक ये अंदर जाकर मूव कर रहा है तब तक ये ऐसे रहेगा। जैसे अंदर ले जाकर मैं रुक गया, ये 0 पर आ जाएगी। फिर मैं बाहर ला रहा हूं धीरे धीरे, ये एक डायरेक्शन में जाएगी। जैसे ही मैं इससे बाहर निकला, इस लूप से बाहर निकला, ये 0 पर आ जाएगी। तो इससे पता ये चला कि जब हम किसी कॉइलिंग वाले सरफेस में, ठीक है, एक बार मैग्नेट को मूव ऑन करें तो इससे क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं वो कम ज़्यादा होंगी, ठीक है, चेंज होंगी ना, क्योंकि जब दूर होता हूं किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती है, जैसे जैसे पास आऊंगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जब मैं लगातार मूव करूंगा इसे तो कभी घटेगी कभी बढ़ेगी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और इस घटने बढ़ने की वजह से उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। यही इलेक्ट्रिक करंट यूज करना होता है, बन रहा होता है। इसे हम, ये जो बन रहा है इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक, ठीक है, स्ट्रेंथ, इसकी वजह से जो करंट बन रहा है इसे बोल देते हैं हम इंड्यूस्ड करंट। समझ में आया? ये इंड्यूस्ड करंट हमें बनाना है, जो बन रहा है करंट उसे बोल देते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इसी चीज को हम, पूरे जो प्रिंसिपल है इसे बोल देते हैं हम मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके जो जनरेटर है वो बनता है। अब इसमें क्या किया जाता है, सेम वही स्ट्रक्चर है लगभग, बार मैग्नेट है, उसी तरह का लूप है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, आपने देखा होगा पुराने जो ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, तो उनमें देखा होगा एक हत्था सा होता है जेड शेप का, उसे ट्रैक्टर के आगे लगा के और ऐसे घुमाता है ना, और उससे वो ट्रैक्टर शुरू हो जाता है। अब तो सेल्फ वाले आ गए, वो अलग बात है, लेकिन कई बार देखा होगा अगर वो सेल्फ भी खराब हो जाता है तो वो उसके आगे लगाता है, ट्रैक्टर के आगे ऐसे घुमाता है, ठीक है, और वो ट्रैक्टर शुरू हो जाता है। तो वो क्या है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो असल में फिजिकली जो है कॉइलिंग को मूव कर रहा है। ये जो बीच की रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, उसी रेक्टेंगुलर कॉइल को वो हाथ से घुमा रहा है। अब ये जब हाथ से घूमेगी, ठीक है, अच्छा, अभी दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मैंने अभी जो आपको दिखाया उसमें क्या किया, मैंने जो आपकी कॉइल थी उसे फिक्स रखा और बार मैग्नेट को मूव कर रहा था। पर बार मैग्नेट को मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कॉइल को मूव करना इजी होता है। तो आप चाहे कॉइल को मूव कर लो, चाहे बार मैग्नेट को मूव कर लो, ठीक है। मतलब तो इससे है ना कि दोनों में मूवमेंट होती रहे, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम ज्यादा होती रहे, इसी चीज का इंपैक्ट चाहिए। तो जो इजी है वो करते हैं ना, बार मैग्नेट को मूव करने के बजाय हम कॉइल को मूव करते हैं। तो यहां पर वही कर रहे हैं। तो जब हम ट्रैक्टर के उसे घुमाते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है ये घूमती है। अब जब ये घूम रही है तो इसमें कभी ज्यादा और कभी कम करंट फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। जैसे आप देखो, मान लो इस तरीके से, आप जिस एंगल से देख रहे हो उसी तरीके से देखो, ठीक है। जहां से आप देख रहे हो वहीं से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल आ रही है बहुत सारी, ठीक है, पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। इतनी ही दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। समझ में आया? अभी मानो जब ये ऐसे है, जब ये, और ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि घूमेगी, ट्रैक्टर यहां से लगाएंगे और ऐसे घुमाएंगे ना, तो यही कॉइल घूमेगी और आपकी ओर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। और अभी मान लो कि इससे ये रेक्टेंगुलर वो है कॉइल, और इससे इस वक्त 100 लाइंस पास हो रही हैं इस वक्त,
आपकी ओर से जो लाइंस आ रही हैं वो 100 पास हो रही हैं। तो जब ये मैं घुमाऊंगा तो घुमाने पर जब ये ऐसा हुआ, ठीक है, अब आप बताओ क्या अब इससे 100 लाइंस पास हो रही होंगी? जब ये ऐसा था तब इसका सरफेस ज्यादा था, राइट, तब इसका सरफेस ज्यादा था, तो इससे कितनी लाइन पास हो रही थी? 100 लाइन पास हो रही थी। अब मैंने इसे ऐसे कर दिया तो अब इसका सरफेस कम हो गया, पहले 4 उंगलियों के बराबर था, अब 1 उंगली के बराबर आ रहा है, तो अब कितनी लाइन पास होंगी? लगभग 25, ऐसे होगा ना, लगभग 25 लाइन पास होंगी। धीरे धीरे वो 25 से बढ़ गए फिर से 100 हो जाएंगी, ठीक है, फिर ये घूमेगा धीरे धीरे फिर से 25 हो जाएंगे, है ना। ऐसे ये चेंज होती रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे। तो जब इसे घुमाया जाता है हाथों से तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बनने लगती हैं, ठीक है। उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बनने से, कम ज्यादा होने से जो है इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है और उसी के बेस पर एक जनरेटर काम करता है जो करंट बना रहा होता है। अब आपको डायरेक्शन निकालनी है करंट की, ठीक है, कि करंट किस डायरेक्शन में निकलेगा, जो इंड्यूस करंट बना है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए होता है राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें भी सेम चीज है, ये इंड्यूस करंट बता रहा है, यहां करंट था नॉर्मल जो आप दे रहे थे, यहां इंड्यूस करंट है जो बनेगा, जिसकी डायरेक्शन आपको निकालनी है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये फोर्स है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में बेसिकली आपका आर्मेचर घूम रहा है, जिस पर फोर्स लग रहा है वो है, ठीक है। तो अब अज्यूम करो कि नॉर्थ साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ऐसे ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, और आप इसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं। तो मैं अगर इस वाले पर देखूं, ठीक है, मुझे इस वाले पर देखना है, तो देखो आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना है आपको। तो ये फोर्स है, ये ऊपर की ओर आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर की ओर आ रहा है, तो मैं इसे ऊपर की ओर रखूंगा, ठीक है, इसे ऊपर की ओर रखूंगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है तो मुझे अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में हो गई और जो फोर्स है, फोर्स मेरा ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, तो रुको ऐसे, ठीक है, चलो ऐसा करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, मैं रिवर्स मान लेता हूं, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस वाले के लिए निकाल लेते हैं, चलो ठीक है, ये ऐसे ही घूम रहा है और मैं इस वाले के लिए निकाल रहा हूं। तो ये जब ऐसे घूम रहा है तो ये वाली तो अंदर जा रही है ना, ये वाली अंदर जा रही है, तो मैं इसके लिए निकाल लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है, और ये जो है अंदर की ओर लग रहा है तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां हो गई और जो फोर्स है वो दीवार की तरफ अंदर लग रहा है। ये जो इंड्यूस करंट है वो ऐसे नीचे की ओर लगेगा, तो इस वाले पर करंट ऐसे नीचे की ओर लगेगा। ऑब्वियसली बात है, जो करंट नीचे की ओर लग रहा है तो ये यहां से आकर ही तो यूं लग रहा है, ऐसे डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो इस पे जो करंट है वो ऊपर की ओर डायरेक्शन में है, ठीक है। इस तरीके से करंट जनरेट हो रहा होता है। अब जो जनरेटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। तो आपके पास दो रिंग्स होती हैं, एक होती है स्प्लिट रिंग, इस तरह की दो रिंग्स होती हैं जिन्हें एक में काट के दो बना दिया जाता है, और दो होती हैं स्लिप रिंग्स, ऐसे सर्कुलर दो रिंग्स होती हैं, ठीक है। जब आपको डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, डीसी करंट चाहिए होता है, तब आप लगाते हैं स्प्लिट रिंग्स। जब आपको डीसी करंट चाहिए होता है तो आप लगाते हैं स्प्लिट रिंग्स, दो पार्ट में डिवाइड की हुई। और जब आपको चाहिए होती है एसी करंट, ऑल्टरनेट करंट, तो आप लगाते हैं दो स्लिप रिंग्स। इसे आप याद कर लीजिए कैसे भी, बहुत छोटी सी चीज है। अब ये एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है? देखो, एसी करंट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ऑल्टरनेट करंट, और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेट करंट में क्या होता है कि करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, ठीक है। जबकि जो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसे एक ही डायरेक्शन में चलता है, पॉजिटिव, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलेगा डीसी वाला, और एसी वाला ऊपर नीचे ऐसे मूव करता रहेगा, ठीक है। अब देखो दोनों के
कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। एसी का क्या एडवांटेज है? एसी का एडवांटेज ये है कि इसे दूर तक भेजने में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का लॉस होता है। पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसे स्टोर नहीं किया जा सकता, एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता। इसी का अपोजिट अब डीसी है। डीसी का डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम दूर तक भेजेंगे इस करंट को तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद चली जाती है। लेकिन फायदा यह है कि इसे स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए आपकी जो बैटरीज वगैरह होती हैं उनमें डीसी करंट होता है, ठीक है। आप जो इन्वर्टर वगैरह लगवाते हो, इन्वर्टर की बैटरी या कोई भी बैटरी में डीसी करंट होता है। और जो इन्वर्टर लगता है आपका, बैटरी के साथ जो इन्वर्टर लगता है, उसका काम होता है जो करंट है आपका डीसी करंट, उसे एसी करंट में चेंज करना, ऑल्टरनेट करंट में चेंज करना, वो उसका काम होता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। अब आपके घर तक बिजली आती कैसे है? देखिए, एक होता है पावर सप्लाई हब, ठीक है, जहां से बिजली घर जो होता है वहां से कॉर्ड्स के थ्रू एसी करंट आ रहा होता है आपके नजदीकी जो भी ट्रांसफार्मर होगा वहां तक। ट्रांसफार्मर से वायरिंग के थ्रू, मेन केबल्स के थ्रू आपके और पास के जो भी गली वगैरह होंगे वहां के पोल्स तक बिजली आएगी। वहां से तार आएंगे आपके मीटर तक, ठीक है। अक्सर मीटर से पहले एक फ्यूज लगा हुआ होता है, मेन फ्यूज जो होता है वो मीटर से पहले लगा हुआ होता है, ठीक है, जो कि सेफ्टी करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज आपकी सेफ्टी के लिए होता है, इनकेस बहुत ज़्यादा बिजली आ गई, ठीक है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो वो फ्यूज जो है वो खराब हो जाता है और आपके घर के अप्लायंस सेफ रहते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है। उसके बाद जो है आपके बिजली के आपके घर तक जो मीटर होता है उसमें कनेक्शन आता है। फिर मीटर से जो वायर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक आते हैं, ठीक है, जो आपके घर में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगे होते हैं फ्लोर्स के लिए, वहां तक आते हैं वायर। और उन फ्लोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आगे 3 तरह के वायर चलते हैं, ठीक है। एक होता है रेड वायर, जिसे हम लाइव वायर कहते हैं, पॉजिटिव वायर होता है वो, ठीक है, उसमें मेन करंट फ्लो कर रहा होता है, इसमें हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है ब्लैक वायर, जिसे न्यूट्रल वायर भी कह देते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव वायर होता है, इसमें लो पोटेंशियल होता है। तीसरा होता है ग्रीन वायर, जिसे अर्थ वायर कह देते हैं, ये सेफ्टी वायर होता है, ठीक है, कि इन केस किसी भी अप्लायंस में अगर करंट लीक करने लगे तो वो लीक होकर डायरेक्ट अर्थ में चला जाए, आपको करंट ना लगे। कई बार देखा होगा ना, एसी वगैरह में, एसी बोल रहा हूँ, एसी हो गया या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो गया बड़ा बड़ा, जैसे कूलर हो गया या फिर फ्रिज हो गया, आप उसे टच करते हो आपको करंट लगता है। वो कब होता है? जब उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो लीक करने लग जाते हैं। अब यूजुअली छोटे मोटे घरों में या हम लोकल में जो घर बने होते हैं उसमें किसी घर में अर्थिंग होती ही नहीं है, अर्थिंग का ऑप्शन कोई करता ही नहीं है ना, क्योंकि अर्थिंग के लिए पूरा एक प्रॉपर आपको रॉड घर जब बनवाते हैं उसी टाइम लगवानी पड़ती है, ठीक है, घर बनाते वक्त। वो कोई सिस्टम करता नहीं है ना, कोई नहीं करता। लोकल्स में तो शायद ही किसी ने कर रखा हो। खैर, करवाना चाहिए ताकि आपके घर की सेफ्टी बनी रहे। ये इस तरीके से आपके घर में वायर आता है। अब 2 चीजें आती हैं, एक होता है शॉर्ट सर्किट और एक होता है ओवरलोडिंग। देखो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, मैं आपको फिर से बता देता हूं इसी की हेल्प से। देखिए शॉर्ट सर्किट क्या है, सिंपल सा टर्म है। मान लीजिए ये ऐसे 2 वायर जनरल आ रहे होते हैं, है ना, 2 वायर कहीं से भी आ रहे होते हैं। मान लीजिए ये दूर से 2 वायर आ रहे हैं, यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये बल्ब जल रहा है आराम से। ये तार दोनों जो हैं एंड में बोर्ड में लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, ठीक है, ऐसे पकड़ लेते हैं, चलो ठीक है। यहां बल्ब लगा हुआ है, बल्ब जल रहा है और ये बोर्ड के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट का ये जो है ये रास्ता है, ठीक है, करंट का ये सर्किट है, लॉन्ग सर्किट है ये, ठीक है ना, करंट के लिए फिलहाल ये लॉन्ग सर्किट है। पर बाय चांस अगर यहां पर ये जो रबड़ लगी हुई है ये किसी भी तरीके से कट जाए, फट जाए, और वायर तो यूजुअली ऐसे एक दूसरे के साथ बाइंड अप होते हैं ना, ऐसे ऐसे फोल्डेड होते हैं ना, तो अगर ये फोल्डेड है और ये ऐसे टच हो जाए और कटा हुआ हो तो क्या होगा? टच होते ही जो करंट है, करंट तो हमेशा शॉर्ट रास्ता लेना चाहेगा, लॉन्ग क्यों जाएगा, है ना,
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा जब टच होगा। तो जो करंट लॉन्ग रास्ता ले रहा था ऐसे, वो अब शॉर्ट रास्ता लेगा। जो लॉन्ग सर्किट था वो अब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लॉन्ग जो सर्किट था वो अब शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इससे क्या होगा, करंट इधर से जो करंट आ रहा है वो तो इधर आएगा ही, लेकिन टच होने से पहले जो करंट यहां था वो भी तो पूरा यहीं इकट्ठा होगा। तो यहां वाला करंट भी यहां इकट्ठा हो रहा है और यहां का जो करंट था वो भी यहां इकट्ठा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट जैसे ही हुआ तो एकदम स्पार्क आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट एक जगह इकट्ठा हो जाएगा उस टाइम पर, और उससे स्पार्क लगेगी और आग लगने का खतरा हो सकता है। इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है। दूसरा होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है कि देखो, हर तार की ना अपनी एक कैपेसिटी होती है करंट को झेलने की। ठीक है। जैसे अगर कोई छोटा सा तार है तो उसमें अगर तुम हैवी चीज लगा दोगे तो वो जल जाएगा। अक्सर होता है ना, जैसे जो बाहर दिवाली के टाइम पे लड़ियां लगती हैं, उनके बहुत पतले पतले तार होते हैं। अब उन तार का यूज करके आप 100 वाट का बल्ब जलाओगे तो वो तो जल जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी थोड़ी है 100 वाट के बल्ब को जलाने की। तो जब आप एक तार की कैपेसिटी से ज्यादा की कैपेसिटी वाला कोई भी अप्लायंस यूज कर लेते हैं तो उससे ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसे तो जलना ही है ना, उसे तो अपना काम करना ही है जो भी आप अप्लायंस लगा रहे हो। लेकिन इस तार की कैपेसिटी तो उतनी है नहीं है, तो क्या करेगा, उसकी वजह से इसमें क्या होगा, हीट जनरेट हो जाएगी और उस हीट की वजह से ये जल जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी, आग लग सकती है घर में। ठीक है। इसीलिए आपको घर के अंदर सेफ्टी डिवाइसेस का यूज करना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया या एमसीबी हो गया। ठीक है, एमसीबी का यूज कर सकते हो। ये चैप्टर आपका फिनिश अप हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अभी थोड़ा डिटेल में नहीं समझाया है, थोड़ा शॉर्ट में ही चले हैं, पर आई होप एग्जाम से पहले आपका वन टाइम रिवीजन हो गया हो। पढ़ाई तो आपको बुक से ही करनी पड़ेगी, अपने नोट से ही करनी पड़ेगी। ये वीडियोस आपको सिर्फ हेल्प करती हैं, याद आपको अपने मन से ही करना पड़ेगा। वीडियोस को देखकर अगर पसंद आए हो, कुछ लाइक अच्छा लग रहा हो आपको, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट वगैरह, शेयरिंग वगैरह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप शेयर करेंगे तो अपने दोस्तों का कुछ फ़ायदा कर देंगे, थोड़ा सा हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।